हेलो बच्चा, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में पहले हम पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे चैप्टर की, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही इम्पॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है। मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस है वो आपसे न्यूमेरिकल एज अ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास इस ब्रांच या आपके पास किसके बारे में बात करती है, पहला वर्ड उसी से समझते हैं। देखो, थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स प्लस थर्मो। डायनामिक्स का मतलब किससे होता है, चेंज से होता है, या फिर आप बोल सकते हो मोशन से आपके पास हो सकता है। थर्मल का मतलब किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। थर्मल का मतलब किससे, हीट से बेटा आपके पास होता है। तो जो हीट अगर मोशन में है, मतलब यहाँ पर आप किसके बारे में बात करोगे कि आपके पास हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। वो सब आपको किस में पढ़ना होता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना होता है। या फिर अगर आप सीधी सीधी बात करें बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील करती है, हीट के साथ डील करती है। काम, आपका सिस्टम किस तरह से काम करता है, वर्क के ऊपर डील करता है, टेम्परेचर पर डील करती है, एनर्जी पे डील करती है। तो इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये चार टर्म्स आपस में इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये जानना होता है कि ये जो चारों कंसेप्ट आपके पास होते हैं बेटा, किस तरह से ये आपस में कोरिलेट करते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, किस तरह से रिलेट करेंगे, कैसे काम और हीट है वो आपस में रिलेट करेगा, कैसे एनर्जी और टेम्परेचर आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से रिलेट करेंगे और कैसे ये किसी भी मैटर को अफेक्ट करेंगे, ये आप क्या करते हो, थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। मतलब थर्मोडायनामिक्स हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के साथ आपके पास डील करता है बेटा। और आपके पास ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन हाउ दीज कंसेप्ट आर द रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ दे अफेक्ट द मैटर। ये आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना होता है। अब अगली बात, थर्मोडायनामिक्स में किस चीज के बारे में बात की जाती है, वो आपके पास बेटा मैटर के बारे में बात की जाती है। अब मैटर में भी ध्यान में रखो, जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं ना बेटा, जो बड़े पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, किस पे बात करनी है, क्या पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद बात करो, हमने चार कंसेप्ट पढ़े हैं बेटा, चार टर्म पढ़ी हैं। एक तो हमने एनर्जी की बात की, ठीक है, एक हमने किसकी बात की, टेम्परेचर की बात की बेटा, और एक हमने वर्क की बात की, और हमने किसकी बात की, हीट की हमने बात की। ये चार टर्म का जिक्र मैंने किया है जो थर्मोडायनामिक्स में बार बार आएगा। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इन्हीं चार टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। देखो बेटा, एनर्जी आपके पास क्या होती है, एनर्जी ये क्या होती है, कैपेसिटी टू डू द वर्क। मतलब आपकी काम करने की कितनी कैपेसिटी है, किसी भी सिस्टम की किसी काम करने की जितनी कैपेसिटी होती है, वो उसकी एनर्जी आपके पास होती है। ठीक है। अगर मैं थर्मोडायनामिक्स में बात करूं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो तरह की आपके पास एनर्जी होती है। आप एक तो थर्मल एनर्जी की बात करते हो बेटा, ठीक है, थर्मल एनर्जी की बात करते हो। दूसरा आपको जो बात करनी है वो मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी है। ठीक है। थर्मल एनर्जी से मतलब आपका हीट से होता है, और मैकेनिकल एनर्जी से मतलब किससे होता है, काम से आपके पास होता है बेटा। तो एनर्जी का मतलब है काम करने की कितनी आपके कितनी कैपेसिटी है। अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी टू डू द वर्क आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। दो तरह की एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, मतलब एक तो हम हीट के बारे में बात करेंगे, एक मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है हम वर्क पे बात करेंगे। क्लियर है इतना। अब देखो, अगली जो आपने टर्म पढ़ी है, टेम्परेचर, जो हम बात करेंगे, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल है ना बेटा, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है, आपके पास मतलब इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, इट इज नोन एज द टेम्परेचर। वो आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, मान लिया ये मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है। अब इन ए और बी के बीच में हीट फ्लो आपके पास किस तरह से होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो जो आपके पास होता है, वो आपका क्या बताता है, टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है।
ठीक है? उसके बाद देखते हैं अगली टर्म की तरफ, बेटा हीट के बारे में बात करते हैं। हीट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास मान लिया यही मेरे पास ए और बी ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है? ए मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, ये मेरा 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। दोबारा समझो, हीट का मतलब क्या है? मान लिया 2 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, दोनों अलग-अलग टेम्परेचर पर हैं। दोनों अलग-अलग टेम्परेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास होगा बेटा, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी आपके पास, थर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफर इनका होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। मतलब हीट इट इज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, या फिर इट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज द हीट आपके पास। ठीक है, लास्ट में देखते हैं वर्क की बात करेंगे। वर्क आपके पास क्या होता है बेटा? वर्क का मतलब है कि ये भी आपका क्या है? एक तरह से थर्मल एनर्जी चेंज है। ठीक है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ तो हमने क्या बोल दिया? हीट बोल दिया। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फोर्स अप्लाई करने से होगा, मान लिया कि ये मेरे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पर आपने कोई पिस्टन लगा दिया और आप ऊपर से क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लास्ट में ये जो सिस्टम है बेटा, वो नीचे की तरफ बैठ गया, इतनी डिस्टेंस से नीचे की तरफ आपके पास बैठ गया। तो यहाँ पे क्या किया है? काम आपने किया है। यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किस वजह से हुआ है? फोर्स की वजह से हुआ है, जब आपने एक डिस्टेंस पर फोर्स को अप्लाई किया है। तो वर्क का मतलब आपके पास होता है इट इज द थर्मल एनर्जी, इट इज द थर्मल एनर्जी चेंज बेटा बाय द फोर्स एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? वर्क कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, किन के ऊपर हमें बात करनी है, जिन चार की वर्ड से आपके पास मतलब होता है, उनका मतलब आपके पास क्या है बेटा? ठीक है, अब इतना समझने के बाद अगला जो मेन आपके पास एक वर्ड है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके चैप्टर में सबसे पहले लिखा है। देखो बेटा, पूरी यूनिवर्स है आपके पास, पूरा जो यूनिवर्स आपके पास होता है बेटा, वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक आपके पास होता है सिस्टम, और एक आपके पास होता है सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम का मतलब किससे आपके पास है, और सराउंडिंग का मतलब किस चीज से है, इस बात से समझो। सिस्टम का मतलब है जिस पर आपको काम करना है, सिस्टम का मतलब है जिस पर आपको काम करना है बेटा, मतलब जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है। मान लिया कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स के ऊपर स्टडी करनी है, तो अगर मैं ये आपके पास क्या हो जाएगा? बॉक्स आपके पास सिस्टम हो जाएगा। और इसको छोड़ के पूरा यूनिवर्स है आपके पास, वो पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा बेटा? सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब मान लिया कि मैं अर्थ पे स्टडी कर रही हूँ, तो अर्थ मेरे पास क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम हो जाएगा। अर्थ को छोड़ के बाकी जितने भी है, जुपिटर है, सैटर्न है, सन है, जितने भी आपके पास हैं, वो सब सराउंडिंग हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैंने क्या किया, स्कूल के अंदर इस कमरे के अंदर सिर्फ इस बच्चे की बात की है, ए बच्चे की बात कर रही है, मतलब मैं ए बच्चे के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। तो आपके पास इसके बगल में बैठे हुए बच्चे, पूरा स्कूल, पूरा यूनिवर्स आपके पास, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब, मतलब पूरा यूनिवर्स इसका क्या हो जाएगा बेटा? सराउंडिंग आपके पास हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि सिस्टम का मतलब है जिस पर भी मैं काम कर रही हूँ। इस अगर मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ, तो ये सिस्टम हो जाएगा बेटा आपके पास, जहां पर आप काम कर रहे हो। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपके पास क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब बात आते हैं मेन पॉइंट्स की, जहां से चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज आपके पास, मतलब थर्मोडायनामिक्स में दो प्रॉपर्टीज आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। एक को आप लोग बोलते हो बेटा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, सॉरी, एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक आपके पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोनों का मतलब समझो। एक मेरे पास है बेटा इंटेंसिव आपके पास, और एक हमारे पास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों में डिफरेंस आपके पास देखो क्या होता है। इंटेंसिव का मतलब है जो मास पर डिपेंड नहीं करती,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं बेटा मास पर, वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ध्यान में रखना, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क के अंदर। जो एक्सटेंसिव है वो मास डिपेंडेंट होती है, और जो इंटेंसिव है वो इंडिपेंडेंट होती है। इनसे ध्यान में रखो, इन आया है मतलब ये क्या होगा, मास इंडिपेंडेंट होगा बेटा, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो मतलब मास पर इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या रह रही होगी बेटा, आपके पास यूनिफॉर्म वैल्यू आपको मिल रही है थ्रू आउट द सिस्टम। आपके पास वैल्यू है वो एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। अगली खास बात है कि ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी हैं, आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो बेटा। अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूं तो ये मास डिपेंडेंट आपके पास होती हैं बेटा, और साथ में एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती हैं। ठीक है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक से, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है बेटा, दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन का, कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इन दोनों की डेफिनेशन आप बताओ। दूसरा आपसे पूछता है एग्जाम्पल्स देकर। ठीक है, आपसे कुछ एग्जाम्पल दे देगा और वो पूछेगा बताओ कि कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो बेटा, वो प्रॉपर्टीज आपके पास जो क्या करती हैं, मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, उन दोनों का रेशो आपने कर दिया तो वो इंटेंसिव बन जाती है, कैंसिल आउट करेंगी, क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास बन जाएंगी। ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, ये वाले जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, रैक योर ब्रेन, आपके पास इन सब के आंसर आपको मुझे देने हैं। पहले वाले का आंसर मैं दे देती हूँ, नीचे जैसे जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। देखो बेटा, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्या, बिल्कुल होती है। प्रेशर आपके पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करती है बेटा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इंटेंसिव के, बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, लश्चर है, ये सब मास इंडिपेंडेंट आपके पास हैं। इधर देखो इंडिपेंडेंट के अंदर आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्री एनर्जी पर मोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा आपके पास डेंसिटी है, मोलर वॉल्यूम आपके पास है, ये सभी क्या है, आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं एक्सटेंसिव में बात करती हूँ तो आपके पास वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी, मोल्स आपके पास आ जाएंगे, मास आपके पास आ जाएगा, फ्री एनर्जी आपके पास आ जाएगी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब बेटा आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, अब हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मैंने आपको एक माइंड मैप समझाया था बेटा, माइंड मैप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स के माइंड मैप की। तो मैंने आपको बता दिया था चैप्टर किस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर काम करता है, क्या आपको पढ़ना है। तो आप एक बार अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा चैप्टर के बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक है। अब देखो आपके पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़ ली, हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली। हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, एक आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इनसे इंडिपेंडेंट, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, जो मास पर डिपेंड करती हैं बेटा, वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से आपके पास दो थर्मोडायनामिक फंक्शन आपके पास होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। और कौन कौन से होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और एक आपके पास होता है पाथ फंक्शन। नाम से आपको पता चल गया होगा कौन किसके बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, कि आपके पास एक ऐसा थर्मोडायनामिक फंक्शन जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर से मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है बेटा, तो मैं कैसे गई हूँ, पैड़ियों से गई हूँ, लिफ्ट से गई हूँ, किस तरह से मैं गई हूँ आपके पास, तो उस पाथ पर डिपेंड करता है, तो वो आपके पास पाथ फंक्शन है। और अगर आपको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हम लोग ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पर गए हैं, मतलब जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। आप इस डायग्राम से आप बहुत इजीली समझ सकते हो।
ठीक है, 2 स्टेट हैं, आप नीचे थे, ऊपर चले गए, आपके पास सिंपल पाथ है। दूसरा आपके पास क्या है, आप यहाँ गए, फिर आप फर्स्ट फ्लोर पर गए, फिर आप सेकंड पर गए, किस तरह से आप गए हो, आपके पास पाथ पर डिपेंड करता है। अगर पाथ पर डिपेंड करता है, तो उसे पाथ फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा बेटा, तो आपके पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन उसे हम बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद देखते हैं, आपके पास देखो स्टेट फंक्शन का मतलब है thermodynamic properties which depend on the initial and the final आपके पास स्टेट पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, प्रेशर आपके पास है, प्रेशर कैसा होता है, आपके पास एक स्टेट फंक्शन है बेटा, वॉल्यूम है एक स्टेट फंक्शन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेटा जैसे स्टेटमेंट आती है आपसे पूछना और एग्जाम्पल पूछता है, सेम वे से यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो आपसे डेफिनेशन पूछता है या फिर आपको एग्जाम्पल देता है बेटा, और आपको पहचानना होता है कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। तो ध्यान में रखो, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपके पास पाथ फंक्शन के अंदर हीट है, आपके पास वर्क है, लॉस ऑफ एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से, ये पाथ फंक्शन है। और आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है बेटा। आपके पास हीट है, आपके पास वर्क है, दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन है। इसी के बारे में आप न्यूमेरिकल हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, एंट्रोपी पर भी आते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज पर भी आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पर भी, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हीट और वर्क को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको? आगे चलते हैं प्रोसेस के बारे में। अब हमने यहाँ पर आपके पास 6 प्रोसेस होते हैं। 6 प्रोसेस के अंदर पहला प्रोसेस बेटा आपके पास होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का, आइसो का मतलब होता है सेम से, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से, मतलब जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो आपके पास, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 रहती है, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल। सेकंड बेटा आपके पास होता है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है, आइसो का मतलब फिर से सेम रहेगा बेटा, बार आपके पास प्रेशर की यूनिट होती है, मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन प्रेशर अगर आपके पास 0 है, तो आइसोबारिक आपके पास प्रोसेस रहेगा। थर्ड आपके पास होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब आपके पास होता है बेटा कि वॉल्यूम अगर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, तो आइसोकोरिक होगा। और एक प्रोसेस आपके पास होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 यहाँ पर है। ठीक है, ये 4 प्रोसेस होते हैं। अब इन 4 के सिवाय 2 प्रोसेस और होते हैं। एक आपके पास होता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एक आपके पास होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रिवर्सिबल का मतलब होता है ए से बी पर गए, बी से वापस से ए आपको मिल गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। और अगर ए पर हो और ए से बी पर चले गए, वापस से ए पर नहीं आ पा रहे हो, तो ये आपके पास प्रोसेस है बेटा, कौन सा रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डिफरेंस पढ़ते हैं, पेपर में आता है क्वेश्चन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है बेटा, नाम से आप पहचान सकते हो। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आपके पास ए से बी पर गए, बी से आप ए पर गए हो। अगर ए से बी पे जा रहे हो, बी से एक पर जा रहे हो, तो इसका मतलब जो जो भी ड्राइविंग फोर्स होगा बेटा, वो बहुत कम तो होगा ना, तभी तो आप आपस में क्या हो रहे हो, इंटरचेंज हो पा रहा है। आपके पास ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वापस से आपके पास, तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। और अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा आपके पास है और एक फाइनाइट वैल्यू का आपके पास है, तो ए से बी ही बनेगा, बी से वापस सी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपके पास इसके बाद देखो, आपके पास एक आइडियल प्रोसेस होता है रिवर्सिबल आपके पास, लेकिन जो ए से बी है, ये आपके पास क्या होता है, एक तरह ये रियल प्रोसेस होता है, मतलब आपके पास रिवर्सिबल है, वो आपके पास एक आइडियल प्रोसेस है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस आपके पास है, आप ये बोल सकते हो।
मतलब आपने क्या सोचा, आपने देखा कि ए से बी बनाए किसी सिस्टम के अंदर, कि एक सिस्टम आपने लिया, बेटा आप काम कर रहे हो, इसके अंदर थोड़ा-सा चेंज देखने को मिला, मतलब कुछ प्रोडक्ट बन रहा है आपको लगेगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट देखते हो, वापस से आपने जो पहले लिया था वही आपको मिल जाएगा, तो आपको लगेगा ना, कहीं आपको डाउट रहेगा। आपको डाउट रहेगा रिएक्शन हुई भी है या नहीं हुई है? क्या कुछ बना था या नहीं बना था? क्या बना था अगर आपके पास है? तो यहाँ पर आपके पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेटा, ये एक आइडियल प्रोसेस होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक रियल प्रोसेस आपके पास होता है। याद रहेगा आपके पास। अब देखो, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, तो यहाँ पे ये बार-बार बनता जाएगा। ए से बी बनेगा, वापस से आपको ए मिल जाएगा, फिर बी बनेगा, फिर ए मिलेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए मिलेगा, फिर बी बनेगा, फिर ए मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो टाइम लगेगा बेटा, वो इन्फिनिटी टाइम आपको देखने को मिलेगा। इरिवर्सिबल के अंदर ए से बी बन गया, अब एक फाइनाइट टाइम के अंदर बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइम आपके पास लेता है बेटा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो एक फाइनाइट टाइम होता है। आपके पास रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, इर आपके पास इन्फिनिटी टाइम आपको देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ ही लिया, या आपके पास एक इमेजिनरी प्रोसेस आपके पास होता है, और इरिवर्सिबल एक नेचुरल और रियल प्रोसेस आपके पास होता है। हीट ट्रांसफर की बात करें, तो इरिवर्सिबल के अंदर आपके पास हीट ट्रांसफर है, वो डेल्टा dt के अलोंग होती है। वैल्यू देखो, dt और डेल्टा t क्या फ़र्क है? dt का मतलब है स्मॉल चेंज है बेटा, और डेल्टा का मतलब है बड़ा चेंज आपके पास है। तो रिवर्सिबल है, जल्दी-जल्दी से हो रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास वो बहुत छोटा रहेगा, टेम्परेचर चेंज है वो बहुत छोटा रहेगा। इरिवर्सिबल के अंदर सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या रहेंगी बेटा? बड़ी वाली रहेंगी। तो ये आपके पास कम से कम 4 डिफरेंस हैं, वो आपको यहाँ पर याद करने हैं, पेपर में ऑलरेडी पहले से पूछ चुका है। क्लियर है सभी को आपके पास? इसके बाद देखो, एक आपके पास और पूछा जाता है, 1 मार्क के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो रिवर्सिबल बेटा आपके पास होते हैं, रिवर्सिबल के अंदर कभी भी आपके पास हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करता है, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर नहीं करता है। ये ध्यान में रखना है आपको। देखो, अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान में दिया होगा, या आप जैसे-जैसे आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा बेटा, जब आप साइन लिखते हो ना, ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, यही आपके पास रिवर्सिबल का होता है, और सेम साइन आप हमेशा इक्विलिब्रियम में डालते हो। ठीक है? तो सेम सेम है, तो आप हमेशा बोलोगे, ऐसे ही याद रखना है आपको, रिवर्सिबल के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इरिवर्सिबल के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। देखो ऊपर आपके पास यही है, थ्रू आउट द प्रोसेस द सिस्टम रिमेन इन्फिनिटी क्लोजर टू स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड एग्जैक्ट पाथ ऑफ द प्रोसेस कैन बी ड्रॉन। ठीक है? यहाँ पे द सिस्टम इज फार अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहाँ दूर-दूर तक इसका इक्विलिब्रियम स्टेट से कोई लेना-देना नहीं होता है। क्लियर है सभी को? ये आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल बेटा आपके पास है। इनिशियल के अंदर गया, पहले जो आपने इस देखो, आपने पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा, ऊपर खींचा यहाँ पर आया, फिर ऊपर खींचा यहाँ पर आया, फिर आपने वापस से फोर्स लगाया, सेकंड इस वाली पोजीशन पर आ गया बेटा, फिर इसने फोर्स लगाया, फिर इस वाली पोजीशन पर आ गया, तो जो पहले पोजीशन थी वही एंड पे आ गई। तो कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ देखो, आपके पास एयर है, ये बाहर यहाँ स्टोन रखा है, यहाँ आइस का टुकड़ा है, जैसे ही हो गया, अब इस आइस के टुकड़े के अंदर ये पानी बन गया, पानी के अंदर स्टोन आ गया। पहले क्या थे? अलग-अलग आपके पास थे, यहाँ पर क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब पानी इसके अंदर हो गया आपके पास, ऐसा तो है नहीं अब पानी इतने में ही रह जाएगा वापस से। अगर आप इसकी बर्फ भी जमाओगे, टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको इस तरह से आपके पास पूरी की पूरी रहेगी, बीच में आपको स्टोन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी चेंज करे जो भी आपके पास रिएक्शन हो रही है, वो प्रोसेस कैसा है? ए से बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी यहाँ पर। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, या तो आपसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछता है, फिर से बता रही हूँ, या फिर स्टेटमेंट पूछता है, मतलब डेफिनेशन पूछता है, या फिर आपसे डिफरेंस पूछता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। किसकी इंपॉर्टेंट है? आपकी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए बेटा, और आपके पास हाँ, कौन-सा रह गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है? इसके लिए आपके पास ये इम्पोर्टेंट है यहाँ तक वाले पार्ट में। आगे चलते हैं आपके पास वर्क और हीट के बारे में बात करने के लिए, जहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल का स्टार्ट हो जाता है। अब आपका चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड आपका स्टार्ट हो गया। फिर से ध्यान दिला रही हूँ बेटा, यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास सबसे पहले वर्क और हीट की बात है बेटा, जो हमारे पास पाथ फंक्शन थे। अब देखो थर्मोडायनामिक वर्क का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। पी की वैल्यू आपके पास क्या होती है बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी आपके पास होती है। इसका कहने का मतलब है डब्ल्यू आपके पास प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल भी हो सकता है, डब्ल्यू आपके पास माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल भी आपके पास हो सकता है। अब उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कब होगा ये आपको ध्यान में रखना है। कब होगा, अगर आपने कंप्रेशन किया। कंप्रेशन का मतलब होता है बेटा, आपने किसी, मान लिया ये मेरे पास सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, इस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो बेटा, यहां काम कर रहे हो। अगर सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो कंप्रेशन होता है, ठीक है? तो आपका वर्क डन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये सिस्टम काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन आपके पास हो रहा है बेटा, सिस्टम खुद काम करेगा, तो आपके पास वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा है, जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको और अच्छे से अप्लाई करना आएगा पार्ट। अगर कहीं पर लिखा होगा बेटा आपके पास वर्क डन है, वो ऑन द सिस्टम है, तो आपको वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। अगर आपके पास बाय द सिस्टम है, मतलब एक्सपेंशन हो रही है, तो आपको वैल्यू वहां पर नेगेटिव करनी है। आपको पेपर के अंदर दी नहीं जाती है वैल्यू, आपको वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखो, अगर हम वर्क की यूनिट हम बात करते हैं बेटा, देखो डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी के इक्वल है। पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर आपके पास, वी का मतलब वॉल्यूम से आपके पास है। तो अगर मैं यूनिट देखूंगी, प्रेशर की मैंने एटीएम ले लिया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने ले लिया, वॉल्यूम का आपने लीटर ले लिया, तो ये आपके पास यूनिट क्या हो गई, एक एटमॉस्फेरिक लीटर आपके पास हो गई। अब इसकी दूसरी, इसका कन्वर्जन आप कैलोरी में भी कर सकते हो, जूल में भी कर सकते हो, अर्ग में भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब देखो एक आपके पास जो एटीएम लीटर है, वो 24.23 कैलोरी के इक्वल होता है, और 1.3 जूल के इक्वल होता है, और एक कैलोरी आपके पास 4.18 जूल के इक्वल होती है, और 1 जूल 107 अर्ग के इक्वल होता है। मतलब अगर आप यूनिट में बात करोगे, आपके पास 1 एटीएम लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया था बेटा क्वेश्चन ये, कि 1 एटीएम लीटर वैल्यू आपके पास बड़ी होती है 1 कैलोरी से, 1 कैलोरी 1 जूल जूल से बड़ी होती है, 1 जूल आपके पास 1 अर्ग से बड़ी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने सीधी सी बात पढ़ी कि वर्क डन प्लस माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल है। वर्क डन सिस्टम के ऊपर होगा तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग के ऊपर बेटा, तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखो, आपके पास W आपके पास बेटा किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आपके पास होता है। आपने जितना फोर्स लगाया है किसी पिस्टन को करने में, और जितनी डिस्टेंस आपके पास, मान लिया ये मेरे पास सिस्टम है, आपने पिस्टन से फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, अब पिस्टन यहां से आपके पास हटकर बेटा यहां पर आ गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स आपके पास चेंज है। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या लिखोगे, W आपके पास कितना हो गया, फोर्स इंटू dx के इक्वल आपके पास हो गया, और हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, आपके पास प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होता है बेटा, तो आप वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? और ए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है, तो इसको आप क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम भी लिख दोगे ना, तो आपके पास W किसके इक्वल आ गया, पी डेल्टा वी के इक्वल आपके पास आ गया, ठीक है? अगर वॉल्यूम को आप क्या करते हो, V1 से V2 पे चेंज करते हो, तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा। अब देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात है, तो वैल्यू क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है? वर्क डन सिस्टम के ऊपर किया जाएगा, तो आपने वैल्यू स्टार्टिंग में ही क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू ली ना। अगर आप बाय द सिस्टम निकालते तो यहीं पर आप वैल्यू को नेगेटिव कर देते,
ठीक है। अगर आप पीवी की फॉर्म में करते हो बेटा यहाँ पर, तो आपके पास माइनस पी एक्सटेंशन एक्सटेंशन ई एक्स टी का मतलब है, अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हो बेटा, तो वॉल्यूम आपके पास वर्क डन कितना आ जाता है, नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। याद आया ना, कंप्रेशन के अंदर आपके पास पॉजिटिव होता है वर्क डन, एक्सपेंशन के अंदर नेगेटिव होता है। अगर एक्सपेंशन लिख रहे हो तो आपको वर्क डन को नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है। अब वर्क डन के बाद बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे हीट की। अब हीट आपके पास क्या है बेटा, हीट का मतलब है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर आपके पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, किसकी वजह से, जितना इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। बताया था ना कि अगर ये बॉडी है, ये बी है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, जो भी हीट ट्रांसफर यहाँ पर आपके पास हो रही है, एनर्जी चेंज आपके पास हो रहा है, वही इसकी क्या बताता है बेटा, हीट आपको बताता है। अब हीट भी दो तरह से होती है आपके पास, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। अब देखो वापस से, अगर मेरे पास ये सिस्टम है, सिस्टम को हीट मिलेगी, दोबारा सुनो, अगर सिस्टम को हीट मिलेगी, इस सिस्टम के पास हीट आएगी, सिस्टम को हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, या सिस्टम सिस्टम की मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ी तो रही है ना बेटा, एनर्जी बढ़ रही है, मतलब सिस्टम कब बढ़ेगी, जब सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को। ठीक है। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, अगर ये हीट दे रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो वैल्यू क्या बचेगी बेटा, नेगेटिव बचेगी। तो यहाँ देखो साफ साफ शब्दों में लिखा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर बाहर निकाली सिस्टम ने एनर्जी तो वैल्यू क्या बचेगी बेटा, नेगेटिव आपके पास बचेगी। तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक आपके पास एनर्जी है पहला, जो आपको समझना है। ठीक है। देखो इंटरनल एनर्जी को बेटा आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हो, यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, मैक्सिमम जगह पर आपको इस चैप्टर के अंदर यू से इंटरनल एनर्जी बार बार लिखने को देखा जाएगा, आपको लिखा हुआ। ठीक है। इंटरनल एनर्जी का मतलब किससे होता है, हिडन एनर्जी से होता है। मतलब अगर मेरे पास बेटा ये सिस्टम है, मैंने इसके ग्रेविटेशनल पुल को हटा दिया कि ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी एनर्जी यहाँ पर कंसिस्ट करती है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इसकी कोई भी एनर्जी बेटा हो, उन सब की एनर्जी को अगर मैं सम कर देती हूँ, सबका टोटल कर देती हूँ, तो आपके पास क्या बनता है, इंटरनल एनर्जी आपके पास बनती है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी एनर्जी का सम है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो बेटा, सबको टोटल कर दो तो आपके पास इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी, किसको छोड़ के, ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि इसकी वैल्यू बेटा कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी एक्यूरेट चाहिए, थर्मल एनर्जी भी चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपको चाहिए, सारी एनर्जीज आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और एक ही टाइम पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू निकालना। और अगर आप सबकी वैल्यू को एक्यूरेटली नहीं निकाल पाते हो तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना भी इम्पॉसिबल आपके लिए होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन आपके पास होता है, और अगर आप कोई भी आइडियल गैस के लिए बेटा अगर बात करते हो, आइडियल गैस का मतलब है पीवी इक्वल टू एनआरटी के लिए बात करते हो, 1 मोल के लिए आप बात करोगे बेटा, एनर्जी आपके पास होती है इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू 3/2 RT होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको याद में रखना है। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ बेटा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ से पहले हम जीरो लॉ की बात करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे।
अब देखो ज़ीरो लॉ क्या बोलता है? अभी तक आपने पढ़ा है ना बेटा मैथ्स के अंदर सिंपल हम क्या बोलते हैं कि अगर A इक्वल टू बी है और B इक्वल टू सी है, तो ऑटोमैटिकली A इक्वल टू सी आपके पास होता है मैथमेटिकली। पढ़ते हो ये सब हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है अभी तक, ठीक है? तो जो ये सिस्टम हमने पढ़ा है ना बेटा यही आपके पास क्या है ज़ीरो लॉ है, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूँ। मतलब अगर A और B आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो ए और सी आपस में क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपको बोलता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो आप बॉक्स से समझो बेटा, डायग्राम से समझो, स्टेटमेंट से समझो। यहाँ पे देखो ए और बी हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है। बी और सी आपस में है बेटा, तो ए और सी भी क्या हो गए आपस में हो गए। स्टेटमेंट पढ़ो, when two different system are in the thermal equilibrium with the third person separately, then will also in the thermal equilibrium with each other. क्लियर है? तो ये आपका डेफिनेशन है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में पूछता है। डेफिनेशन आपको जीरो ला की यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो आगे हमने 4 ला के बारे में डिस्कस प्रोसेस के बारे में बात की थी ना, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, आइसोकोरिक के बारे में बात की थी, आइसोथर्मल के बारे में बात की थी और एडियाबैटिक के बारे में बात की थी। अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको डिटेल में कि इनका मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बेटा आइसोबारिक जो आपके पास है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, देखो अगर कोई देगा तो इसका मतलब आपको उसी के बारे में बात करनी है। अगर कहीं पर कोई भी प्रोसेस मेंशन नहीं है बेटा, तो आपको हमेशा आइडियली आइसोबारिक को एज्यूम करके चलना है पेपर के अंदर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है आइसोबारिक का मतलब है, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर की यूनिट, मतलब प्रेशर क्या रहता है रहेगा बेटा आपके पास कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर आपके पास ज़ीरो रहेगा। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊँगी आइसोबारिक। हम पीवी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा। पीवी डायग्राम चारों प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिकल वर्क हमने पढ़ लिया। आपका डब्ल्यू आपका किसके इक्वल होता है? पी डेल्टा वी के इक्वल आपके पास होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड आपके पास करेगा। तो अगर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है तो कहाँ चेंज आ रहा है? वॉल्यूम के अंदर आपके पास चेंज आ रहा है। समझ आया? अगर आइसोबारिक है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है बेटा, चेंज कहाँ पर आएगा? वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा आपके पास। ठीक है? आपके पास अगला क्वेश्चन, अगला देखो इसमें सेकंड की बात करते हैं। कहाँ गया? हाँ भाई, सेकंड प्रोसेस बेटा आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम का कांस्टेंट होना, मतलब डेल्टा वी का आपके पास जीरो होना। और अगर डेल्टा वी जीरो होगा बेटा तो थर्मोडायनामिकल वर्क जीरो हो जाएगा। देखो डब्ल्यू क्या होता है? प्लस माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल है। अगर डेल्टा वी जीरो है तो ओवरऑल डब्ल्यू भी क्या आ गया? जीरो आपके पास हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में 1 मार्क के अंदर पूछता है। ठीक है, आपके पास कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, आपसे कई बार क्या करता है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देता है और आपको दे देता है आइसोबारिक प्रोसेस और इतना बड़ा स्टेटमेंट जिसमें बड़ी-बड़ी वैल्यू आप लोग देखते हो लेकिन आप डर जाते हो क्योंकि वर्क डन पूछ लेता है। ठीक है, अब वर्क डन वहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, तो आपके पास वर्क डन क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सीधा नाम से आपको पता याद हो जाना चाहिए कि वर्क डन क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। तो बड़ी स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना है। अगले अगले पे बात करते हैं थर्ड पर, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है बेटा टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, मतलब डेल्टा टी का आपके पास क्या होना? ज़ीरो होना, मतलब चेंज इन टेम्परेचर का ज़ीरो होना। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। हमें पता है एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस लिया तो टी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका मतलब पूरा पीवी की वैल्यू क्या हो गई? आपके पास बेटा कांस्टेंट हो गई। और अगर पीवी कांस्टेंट हो गया तो दो चीजों के लिए आपके पास चेंज, तो अगर एक सिस्टम का P1 V1 आपके पास है तो वो किसके इक्वल होगा? P2 V2 के इक्वल आपके पास हो जाएगा।
ठीक है? और अगर मैं किसी भी आइडियल गैस के लिए बात करती हूँ बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँगी, तो आपके पास यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो आपके पास ज़ीरो आती है। अब क्यों ज़ीरो आती है? क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। बात समझो, अभी-अभी मैंने एक आपको सीधा याद कराया था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, किसी भी आइडियल गैस के लिए, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और वैल्यू कितनी आती है? 3/2 आर आपके पास आता है। पूरा फ़ॉर्मूला 3/2 आरटी आपके पास है बेटा। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दिया। चेंज इन टेम्परेचर अगर आप सिस्टम के लिए बात करोगे, तो आपके पास वो ज़ीरो आएगा। अगर वो ज़ीरो आएगा तो ओवरऑल आपके पास इंटरनल एनर्जी है बेटा, वो भी तो ज़ीरो आ जाएगी ना। मतलब डेल्टा यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करोगे। ठीक है? तो आप रिज़ल्ट को ध्यान में रखेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो ज़ीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है? आपके पास आगे देखो, आपके पास एक फ़ॉर्मूला है, जब हम एंथैल्पी को पढ़ेंगे बेटा तब बताऊँगी ये फ़ॉर्मूला कैसे निकलेगा। आप अभी फ़िलहाल ध्यान में रखो, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U प्लस में डेल्टा NGRT के इक्वल आपके पास होती है। ठीक है? आपके पास अब यहाँ पर देखो, टी आपने कांस्टेंट ले लिया, ये सब आपके पास कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी आपके पास ओवरऑल जब आप चेंज करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। डेल्टा यू आपके पास बेटा 0 हो गया, तो इसका मतलब डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? ठीक है? तो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब आप आइडियल गैस की बात कर रहे हो बेटा, डेल्टा टी भी 0 है, डेल्टा टी 0 है, तो इसलिए डेल्टा यू भी 0 होगा और डेल्टा एच भी आपके पास 0 होगा। अभी-अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, डेल्टा यू 0, डेल्टा एच 0 हो गया बेटा, सारी चीज़ें 0 हो जाएँगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है? अब देखो, आपके पास ग्राफ है, ग्राफ किस तरह से होगा? एक बार ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, पेपर में आता है। देखो, आपको लॉग पी और लॉग वी के बीच का ग्राफ आपको देखना है बेटा। अब देखो, आपने क्या पढ़ा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हमने पढ़ा है। कैसे पढ़ा था? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआर पहले से कांस्टेंट थे, टी आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से हो गया तो ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। ठीक है? तो हमने मान लिया कि पीवी किसके इक्वल है? कोई कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर आपने लॉग लिया बेटा, तो आप मल्टीप्लाई पे लॉग अप्लाई करते हो तो लॉग क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, मतलब लॉग पी इक्वल प्लस में लॉग वी इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ऑफ के इक्वल हो गया। ठीक है? अब आपको क्या करना है? लॉग पी वर्सेस में लॉग आपके पास वी निकालना है बेटा। तो आपके पास log p को एज इट इज रख लो, बाकी सबको चेंज कर दो। क्या आ जाएगा? log p इक्वल टू माइनस ऑफ log v प्लस में क्या हो जाएगा? log ऑफ k हो जाएगा। ये क्या है? कांस्टेंट आपके पास है। ये देखो, अगर ये मैंने y एक्सिस पर लिया बेटा, ये y एक्सिस पर लिया, तो ये क्या होगा? x एक्सिस पर। और मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो क्या बताता है? स्लोप बताता है ना। मतलब यहाँ पर जो स्लोप आपके पास आ रहा है बेटा, वो उसकी वैल्यू -1 आपके पास आ रही है। माइनस का मतलब है, जो स्लोप आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे? ऐसे नीचे की तरफ बनाओगे। माइनस का मतलब है नीचे, पॉजिटिव आता तो ऐसे ऊपर की तरफ बनाते। ठीक है? तो आप यहाँ पर ग्राफ देखो, आपके पास स्लोप -1 है बेटा, और आपके पास log p log v है, जो कांस्टेंट आया है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या थी? log k आपके पास कांस्टेंट था, तो ये आपके पास स्लोप हो जाएगा। अब देखो, अगला प्रोसेस आपके पास एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब है कोई भी हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में किसी भी तरह का हेरा-फेरी, मतलब किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, मतलब Q की वैल्यू बेटा क्या है? 0 आपके पास है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। देखो, 3 चीज़ें होती हैं, P, V और T आपके पास होता है। ध्यान से देखना, पीवीटी हुए। ठीक है? अब देखो, अगर आपने पीवी किया बेटा, पीवी के बीच में रिलेशन देखोगे तो पीवी गामा आपका कांस्टेंट आता है। गामा का मतलब होता है पॉइजन रेशियो आपके पास। ठीक है? सीधा फॉर्मूले पे ध्यान देना बेटा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और अगर टीवी करोगे बेटा, यहाँ से टीवी करोगे, टीवी, तो वो गामा -1 करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट का इक्वल आएगा। और अगर आप टीपी करोगे, यहाँ से टी और यहाँ से पी बेटा, तो टी पी 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो ये रिजल्ट है जो आप डायरेक्टली रिजल्ट को ध्यान में रखोगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं।
ठीक है? और जो गामा आपके पास होता है बेटा वो Cp/Cv होता है। ये वाला टॉपिक मैं बिल्कुल अलग से भी कराऊँगी आपको, बहुत डिटेल में कराऊँगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द वॉल्यूम आपके पास। तो गामा किसके इक्वल है? Cp/Cv के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है? तो ये आपके पास डायग्राम है पीवी का, चारों आपके पास प्रोसेस हैं उसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा कैसे डायग्राम है। यहाँ P है, यहाँ पर V है। पहली बात प्रेशर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो लाइन ऐसे जाएगी ना, सीधी जाएगी। किसके लिए रहेगा? आइसोबारिक के लिए रहेगा। इजी है याद करना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक। ठीक है? अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मान लिया एक वॉल्यूम, यहाँ पर 10 वॉल्यूम है और ये सेम वॉल्यूम जा रही है बेटा, तो आपके पास डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना आपके पास। तो ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोकोरिक के लिए हो जाएगा, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ आइसोथर्मल दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है? अब बीच में 2 तरह के आपको चेंज देखने को मिलेंगे। अगर एकदम स्टीव चेंज है, फटाफट से चेंज हो रहा है बेटा, ऐसे चेंज हो रहा है आपको, तो वो आपके पास होता है एडियाबैटिक के लिए। ठीक है? और अगर आपको थोड़ा-सा ऐसे में डायग्राम मिलेगा, तो वो आपके पास होता है आइसोथर्मल के लिए। इन्हीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले, आपके पास इसके लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बेटा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के, जो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन है, रैक योर ब्रेन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन फाइनल वॉल्यूम है वो कम होती है आपका आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, क्यों होती है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? ये आपके पास डायग्राम है। इसी तरह से लॉग पी और लॉग वी के लिए अगर आप एडियाबैटिक के लिए करते हो बेटा, माइनस ऑफ गामा के इक्वल आपके पास आता है। ठीक है? आपके पास पीवी स्लोप है वो आइसोथर्मल का आपका ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है? माइनस गामा के इक्वल है। आइसोथर्मल के लिए कितना आया था? -1 के इक्वल था आपके पास। तो इससे नॉर्मली क्या रहने को देखने को मिलेगा? ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके बाद देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पीवीटी के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला टाइम के साथ। जैसा पहले था वैसा का वैसा है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास है। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि आपने सिस्टम को यहां से शुरू किया, ए और बी। जितना ए और बी से आने में जितना चेंज आपके पास रहेगा, मतलब जितनी हीट इनके बीच में चेंज हुई है ना बेटा, आपके पास चाहे आप ए से सी पे चले जाओ, सी से डी में चले जाओ, डी से ई में चले जाओ, ई से एफ में चले जाओ, एफ से वापस बी में आ जाओ, ये जितनी हीट लगेंगी वो इन्हीं का ही सम आपके पास होता है, जिसके बिहाफ पर आपका हेस्ला काम करता है। ये बेसिकली एक तरह से आपका हेस्ला ही होता है। ये हेस्ला है जो मैंने आपको बताया है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या है, पहले एक पॉइंट पर गए बेटा, घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, वो आपका साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू है वो दोनों ज़ीरो होते हैं। उसके बाद हमें हेस्ला की बात करनी है। हेस्ला भी कुछ साइक्लिक से रिलेटेड, आप साइकिल जब प्रोसेस याद करते हो, हेस्ला करते हो, वो एक तरह से दिमाग में रखा करो, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि हेस्ला क्या बोलता है। हेस्ला बोलता है ए से बी में जितनी हीट आपके पास लगती है बेटा, वो कितने भी मल्टी स्टेप के अंदर आप ले लो, उन सबकी हीट है वो इसी के इक्वल आपके पास रहेगी। जो भी चेंज आप देख रहे हो, जितना यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगी ए से बी के अंदर, उतनी इन सबके सम से आपके पास इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ठीक है? एक बार फटाफट से अगर मैं हाँ, यहाँ पर देखो भई, ये एप्लीकेशन पार्ट है आपके पास, जबकि ये फर्स्ट लॉ का आपके पास है, लेकिन मैं इसको आगे चल के रिलेट करूँगी साइकिल से, तो आप वहाँ पर ध्यान में रखना। देखो ए है और ये आपके पास डी है, इसके बीच में जो हीट आपके पास चेंज हुई है बेटा, वो क्यू हीट आपके पास है, और ए से बी में Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो जो Q आपके पास है वो अब इन हीट के सम के इक्वल है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल आपके पास है बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ का आपके पास एग्जाम्पल है बेटा। और फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है? एनर्जी आपके पास जो होती है, ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी है, वो आपके पास कांस्टेंट होती है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपको क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने बार बार पढ़ भी रखा है बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि टोटल यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है।
ठीक है? अब यहाँ पर 2 चीज़ें काम आती हैं। एक तो सिस्टम के ऊपर वर्क करना मतलब डब्ल्यू, एब्ज़ॉर्ब अगर सिस्टम ने हीट एब्ज़ॉर्ब करी है बेटा क्यू, तो यहाँ पर डेल्टा ई है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल आपके पास होता है। तो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? एनर्जी का मतलब क्या है? जितना आपने काम किया और जितना उसने हीट एब्ज़ॉर्ब किया, उसके इक्वल आपके पास रहेगी। तो डेल्टा ई आपके पास है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है? तो एक बार हमने साइक्लिक प्रोसेस देख लिया था। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं एक बार इसको हम थोड़ा-सा सम अप कर लेते हैं, जो इससे पहले हमने आज सारे एक्सपेंशन की बात करी है। देखो बेटा, हमने अलग-अलग 2 कंडीशंस में हम लोग बात करते हैं। एक हम रिवर्सिबल में बात करते हैं, एक इर्रिवर्सिबल में बात करते हैं। रिवर्सिबल के अंदर देखो आइसोबारिक है, आइसोबारिक के अंदर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पर है? वॉल्यूम में है। वॉल्यूम कैसे, वर्क डन कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1 निकालोगे, बस सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है। कैसे होगा? ध्यान से देखो, आपके पास जब देखो बेटा यहाँ P था, यहाँ V था। आपने P को कांस्टेंट रखा, ये P को कांस्टेंट रखा, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये B है। वर्क डन क्या होता है? जो भी आप ग्राफ बनाते हो उसके नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क डन निकलेगा बेटा। अब B पे क्या है? V2 है, यहाँ V1 है, तो सीधा सा फॉर्मूला बनेगा ना, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? V2 माइनस V1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम जो हायर वॉल्यूम है माइनस में आपके पास लोअर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में देखो बेटा, ये जो ग्रीन कलर का मैं डायग्राम बना रही हूँ, डायग्राम के अंदर इस तरह का डायग्राम है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा डायग्राम आएगा। अब इसके नीचे क्या वॉल्यूम आपके पास वर्क डन बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब वर्क डन कितना है? 0 है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि आइसोकोरिक के लिए वर्क डन कितना आया था आपके लिए? 0 आपके पास आया था बेटा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। आइसोथर्मल के लिए डब्ल्यू कैसे निकालते हैं? 100% क्वेश्चन आता है पेपर में, प्लस माइनस 2.303 एनआरटी log ऑफ T2 माइनस T1 मतलब हायर टेम्परेचर अपॉन में लोअर टेम्परेचर। तो ये डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा। आर की 3 वैल्यू होती हैं। जूल पर केल्विन, जूल के अंदर बात करोगे तो 8.314 होती है। कैलोरी पर केल्विन पर मोल में बात करोगे तो 2 लेनी है। एटमॉस्फेरिक लीटर के अंदर बात करोगे तो 0.0821 वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के अंदर। एडियाबेटिक के लिए जो फॉर्मूला है वो आपके पास प्लस माइनस एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T2/T1 मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब देखो वर्क डन हमने किसके लिए बात कर लिया बेटा? वर्क डन रिवर्सिबल के लिए बात कर लिया। अब मुझे वर्क डन निकालना है आपके पास आई इर्रिवर्सिबल के लिए। अब इर्रिवर्सिबल के अंदर कैसे निकलता है? इर्रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है ना बेटा, वो आपके पास ओपन वेसल्स के अंदर होता है। ओपन वेसल में होगा तो हमेशा क्या रहेगा? एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है? अब जो एक्सपेंशन है बेटा वो 2 तरह का एक्सपेंशन है, या तो फ्री एक्सपेंशन होगा या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होगा। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने मतलब जो आपके पास जो ये मान लिया सिस्टम है, ये आपके पास बेटा सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या कर रहा है? इसके ऊपर काम कर रहा है। इस मान लिया यहाँ पर पिस्टन लगा है, इस पिस्टन को बाहर निकालना चाह रहा है। तो यहाँ पर इस गैस ने इसके ऊपर कितना ऊपर काम किया एक्सपेंड करने के लिए, वो आपका इंटरमीडिएट वर्क आपके पास होगा। मतलब यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है तो प्रेशर क्या रहेगा? नेगेटिव सॉरी वर्क डन क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस पी डेल्टा वी आपके पास बन जाएगा। मतलब माइनस पी V2 माइनस V1 आपके पास हो जाएगा। और अगर आप फ्री एक्सपेंशन करोगे, फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम के अंदर बात कर रहे हो बेटा, तो वॉल्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो आपको सीधा ध्यान में रखना है, वर्क डन अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालते हो तो फ्री एक्सपेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा क्वेश्चन। फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है? और ये हमें पता ही है पीवी एनआरटी के इक्वल हो आपके पास होता है। तो आप डब्ल्यू को या तो पी डेल्टा वी की फॉर्म में याद करो माइनस पी डेल्टा वी में, या फिर माइनस डेल्टा एनजीआरटी की फॉर्म में याद करो। ठीक है? और अगर इरिवर्सिबल में बात करता है ना बेटा, और आपको डेल्टा एनजी निकालना है। एनजी कैसे निकलेगा? सीधा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दो। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी आपका निकल जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए।
ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। इसके बाद देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उससे पहले ये डायग्राम, चारों का डायग्राम मैं बना चुकी हूँ बेटा। आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल, ये आपके पास एडियाबैटिक। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया, हेसला इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब देखो फर्स्ट लॉ के जो चारों प्रोसेस हैं बेटा, इसके लिए भी वैल्यू देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो और फर्स्ट लॉ के ये सारे प्रोसेस के लिए आपके पास इस लेक्चर के मतलब यहाँ पर हमारा ओवर हो जाएगा। अब देखो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा ना, डेल्टा ई किसके इक्वल है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है बेटा। ठीक है, अब आइसोथर्मल का मतलब है कि डेल्टा टी आपके पास जीरो होगा, और हमने पढ़ा है डेल्टा टी जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा यू भी आपके पास जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है, डेल्टा यू जीरो है, मतलब डेल्टा यू कहो या डेल्टा ई कहो, इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है आपके पास। तो डेल्टा यू आपके पास जीरो है, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, डब्ल्यू प्लस क्यू आपका जीरो के इक्वल आ गया, तो आपके पास क्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आ गया। तो ये आपको किसके लिए करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए करना है। मतलब जो जो आपने पढ़ा है ना बेटा, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा है, उन सबको इसी फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी को आप डेल्टा यू की फॉर्म में लिखो या डेल्टा ई की फॉर्म में लिखो, वो एक ही बात है। इसके बाद देखो एडियाबेटिक के लिए क्या करते हैं, एडियाबेटिक के अंदर आपके पास Q की वैल्यू बेटा जीरो होती है, और अगर Q की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा U Q प्लस डब्ल्यू होता है। Q अगर आपके पास जीरो हो गया तो डेल्टा U डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल आपके पास हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपको दे रखा है। ठीक है, और हम पढ़ भी चुके हैं, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सीधा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी है किसी भी आइडियल गैस के लिए, वो आपके पास 3/2 RT के इक्वल है, तो डायरेक्टली टी पर डिपेंड कर रही है ना बेटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, कब होगी, जब एडियाबैटिक के अंदर आप वर्क डन करोगे, मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाएगा बेटा, उसकी इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो आपको सीधा इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि डब्ल्यू डेल्टा यू के इक्वल है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। तो अगर आपका वर्क डन रहेगा ऑन द सिस्टम, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है डब्ल्यू की आपके पास, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है बेटा, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल है। ठीक है, आइसोकोरिक के लिए देखो, आइसोकोरिक के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वापस से आपके पास डब्ल्यू प्लस क्यू किसके इक्वल है, डेल्टा यू के इक्वल है। अगर आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम आपके पास बेटा कांस्टेंट आपके पास होती है, तो डेल्टा यू आपका सीधा क्यू के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू किसके है, आपके पास पी डेल्टा वी के इक्वल है। डेल्टा वी जीरो होगा आपके पास, तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप सीधा फॉर्मूला लिखोगे Q इक्वल टू डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा, जब आप आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करोगे तो। ठीक है, लास्ट वाले की बात करते हैं भाई, आपके लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर को कांस्टेंट रखना। अब देखो डेल्टा यू आपके पास Q माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये Q माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा है, इस बात का मतलब समझो। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आपके पास एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कि हमने इसने ऊपर लिखा है कि ये प्रोसेस आपने क्या किया, ओपन वेसल में किया। ओपन वेसल का मतलब है एक्सपेंशन बात किया। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बाय द सिस्टम, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होना, नेगेटिव होना। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आप यहाँ पर लिखोगे बेटा। ठीक है, आइसो आपके पास क्या नाम है, आइसोबारिक सिस्टम के लिए। और यहीं पर जो आपके पास हीट होती है ना बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम और जो क्या नाम है, कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर लिख भी लो चाहे, अगर हम हीट बात करते हैं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर बात करते हैं तो उसको अलग नाम दिया जाता है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर नाम बोलते हैं तो अलग नाम दिया जाता है। वॉल्यूम के लिए हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल, साफ सुथरा लिखती हूँ, इंटरनल एनर्जी चेंज आपके पास। और अगर मैं प्रेशर में बात करती हूँ बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, जो हम आगे बात करेंगे। तो अगर कहीं पर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात है, प्रेशर का मतलब रहेगा एंथैल्पी चेंज बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट पे
आपका मतलब रहेगा इंटरनल एनर्जी चेंज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स हैं। तो अगर मैं अभी तक का थोड़ा-सा सम अप करूँ बेटा, इस डायग्राम से ऐसे करके देख लो। आपके पास सबसे पहले हमने पढ़ा कि थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बात करती है। हमने देखा 2 तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हमने बात किया कि 2 तरह के फंक्शन है बेटा, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। फिर प्रोसेस पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और हमने सारे उनकी बात करी थी। हमारे पास आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, इन सब 4 प्रोसेस की बात करी थी। फिर वर्क डन निकाला बेटा, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव, हीट कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी को हम लोगों ने समझा है, ज़ीरो लॉ को पढ़ा है, ज़ीरो लॉ के लिए सभी प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू निकाली है। फिर हमने फर्स्ट लॉ को पढ़ा है बेटा, फिर वर्क डन की वैल्यू सारे प्रोसेस के लिए, चारों प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सब सिचुएशंस में वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आज के इस अभी तक के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इतना कवर